फ्रेंड्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज आईआईटी जैम का फिजिक्स का ईएमटी का टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। जनरली जो फिजिक्स में पढ़े जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो तीन टाइप के होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा टाइप है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा टाइप है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये किया जाता है एक्स वाई जेड से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर थीटा फाई से। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस फाई जेड से, ठीक है। एस फाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर डीजे ग्रिफिथ की बुक है, उसमें आपको इस तरह का रिप्रेजेंट मिलेगा, एस फाई जेड, ठीक है। और नॉर्मली हम रो फाई जेड से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप फॉलो करोगे ईएमटी के लिए सर डीजे ग्रिफिथ की बुक, ठीक है। तो तीन प्रकार के अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई जेड का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर थीटा फाई का, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस फाई जेड का, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली हम जो आपके पास एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो पढ़ते हैं। और बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, परंतु इन तीनों का मेन यूज़ अपना ईएमटी वाले सेक्शन में रहता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखोगे। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है। 3D में कोई भी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई जेड। तो मैं शो कर रहा हूँ, कैसे करते हैं इसे शो। ये आपके पास जनरली हम लोग कैसे शो करते हैं इसे? एक्स वाई जेड। परंतु ये रॉन्ग मेथड है। तो सही मेथड क्या होगा वो देखोगे। ये रॉन्ग मेथड क्यों है? क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इस मेथड में हमें दिक्कत आती है। तो हमें सही मेथड क्या है वो देखते हैं। तो सही मेथड क्या होगा इसमें? एंटी क्लॉकवाइज चलोगे एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो ये फॉर्मेट होगा एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, पहले एक्स लोगे, फिर वाई लोगे, फिर जेड लोगे, ठीक है। इस तरीके से चलोगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं ये किस तरीके से यूज़ लेते हैं इसमें।
तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम देखते हैं। कुछ बातें लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहली बात लिख रहा हूं मैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं वो देखोगे। ये एक वेक्टर लोगे, ये एक वेक्टर लोगे, ये एक वेक्टर लोगे। इसकी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता जाऊं, इसकी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता जाऊं। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो एक्स कैप इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूं तो इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर इसका वाई कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूं तो जेड कैप इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री एक दूसरे को एंगल बनाते हैं। दूसरी बात लिखेंगे, देयर आर लिखेंगे। दूसरी बात, देयर आर ऑर्थोगोनल there are orthogonal coordinate system देयर आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तीसरी बात लिखें। ठीक है, तो तीसरी बात क्या लिखेंगे वो देखोगे। तो इसमें जो आपके पास तीसरी बात होगी, तो इसमें अपन एक ओरिजिन ले लेते हैं और ओरिजिन पर एक चार्ज क्यू पुट अप कर देते हैं। ओरिजिन ले लेते हैं और ओरिजिन पर एक चार्ज क्यू पुट अप कर देते हैं। और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर को कैसे लिखोगे? ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन आपका क्या होगा? 0 0 0। तो सबसे पहले ये बात लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे? we can put a charge at origin, then we can find out electric field at point P x y z। दो x कोऑर्डिनेट की पोजीशन को शो कर रहा है, y कोऑर्डिनेट की पोजीशन को शो कर रहा है, और z कोऑर्डिनेट की पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन, देन वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P x y z। ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर इज, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर, मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल घटा दीजिए, x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। ठीक है, ये आपके पास जो है उसका वेक्टर हो गया। जो वेक्टर को इस तरीके से शो करेंगे, कैसे शो करेंगे? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से हम शो करेंगे। तो अब इसका हम क्या ले लेते हैं? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं? हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे लोगे? तो इसका मैग्नीट्यूड मैं नीचे ले रहा हूँ,
यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो लिख रहा हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ लिखोगे, तो एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट अपन ने लिया है फ्री स्पेस के लिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या है आपके पास, आर कैप हेयर लिखोगे, हेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे शो करोगे, यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर कैप का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना आप नोट करोगे, तो आप ये चीज़ इस जगह पुटअप कर दोगे, इक्वेशन 1 लिख दोगे इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे। इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको नहीं मिटो रहे। ठीक है, तो इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम नहीं मिटो रहे। डिटेल्ड डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम नहीं मिटो रहे। तो इक्वेशन 2 अपने पास आ चुकी है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। तो अब नेक्स्ट बढ़ें, आपके पास आर वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास आर वेक्टर था। अब ये आर वेक्टर पुटअप कीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड अपन ने क्या लिखा था, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या लिखा था अपन लोगों ने इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड था। परंतु क्यूब चाहिए मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब कैसे करोगे, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आपके पास क्यूब आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। ये आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए और आर वेक्टर पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से क्या पुटअप करोगे, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ये जेड के कैप। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसे। तो ई वेक्टर बराबर क्या आ गया आपके पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की के कैप, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। नोट कर लीजिए इतना।
नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। अब एक दूसरा डायग्राम लेते हैं जिसमें चार्ज क्यू ओरिजिन पे ना हो। ठीक है, वो वाला डायग्राम लेते हैं। वी कैन कंसिडर, ये तो एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, तो अब लिखोगे वी कैन कंसिडर, वी कैन कंसिडर, क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं, चार्ज क्यू इज नॉट एट ओरिजिन। तो चार्ज क्यू ओरिजिन पर नहीं है तो कहां पर होगा चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू इज एट पॉइंट पी प्राइम। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। then electric field at point P x y z is given by क्या लिखा है, वी कैन कंसिडर चार्ज क्यू इज नॉट एट ओरिजिन। जो चार्ज क्यू है आपका ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, और चार्ज क्यू एट इस पॉइंट पर है, पी प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाओगे और एक्स वाई जेड कहाँ से स्टार्ट करोगे, नीचे से एक्स स्टार्ट करोगे, ऊपर से वाई और नीचे ऊपर जेड। ठीक है, और ओरिजिन पे नहीं है तो यहाँ पर क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम है। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और ये जो पॉइंट लिया है मैंने पी प्राइम लिया है, थोड़ा सा अलग से शो कर देता हूँ इसे। ये जो पॉइंट लिया है मैंने पी प्राइम लिया है। तो सबसे पहले आर वेक्टर लिखूंगा, तो आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स माइनस एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई माइनस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड माइनस जेड प्राइम के कैप। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का प्रयास करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो क्यू क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यानी क्यू एक्स माइनस एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई माइनस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड माइनस जेड प्राइम के कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर और होल की पावर 3/2। इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम आई कैप लिखा है मैंने, वाई माइनस वाई प्राइम जे कैप लिखा है मैंने, और जेड माइनस जेड प्राइम के कैप लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैंने यहाँ पर लिखा है।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लेंथ एलिमेंट पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लेंथ एलिमेंट पर। ठीक है, नोट कीजिए। अब बढ़ रहे हैं लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट पर आगे बढ़ते हैं। लेंथ एलिमेंट पर आगे बढ़ते हैं। लेंथ एलिमेंट पर आगे बढ़ते हैं। इसके लेंथ एलिमेंट पर आगे बढ़ते हैं। लेंथ एलिमेंट, तो लिखोगे लेंथ एलिमेंट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लोगे वैसा ही। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बना देता हूँ, तो नोट कीजिएगा आप। ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चुका है। अब मैं कोई भी पॉइंट लूँ ओरिजिन पे, मैं कुछ भी, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका P पॉइंट है जिस पे मैं पॉइंट लूँगा x y z। ठीक है, तो लेंथ कैसे लिखूँगा कि मैं आगे, ये y है तो y डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ा। ठीक है, नहीं ये कौन सा है, ये आपका y डायरेक्शन में आगे बढ़ा क्योंकि ये डायरेक्शन y है ना, तो इसके पैरेलल में आगे बढ़ा, z डायरेक्शन में आगे बढ़ा। और पीछे, आपका पीछे नहीं है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। ये आपका P पॉइंट कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। P पॉइंट यहाँ पर है, P x y z और z डायरेक्शन में बढ़ा। ये पीछे लग रहा है आपको, पीछे की तरफ बढ़ रहा हूँ, परंतु ये पीछे की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये जो x डायरेक्शन में है नीचे आगे की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। ये y है, इसके पैरेलल है तो आगे की तरफ, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस डायरेक्शन में जो आपके x डायरेक्शन है उसमें आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसका यूनिट वेक्टर x कैप ले रहा हूँ। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर y कैप लूँगा। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर z कैप लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट रेडी कर दीजिए। तो आप यहाँ पर एक एलिमेंट रेडी करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक एलिमेंट रेडी करोगे। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया, जो लेंथ एलिमेंट है उसमें एलिमेंट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम ढंग से नहीं बना, तो फिर से बना रहा हूँ मैं, देखना। ये आपका लेंथ एलिमेंट था, वैसा ही कुछ बनाओगे, कुछ इस तरीके से लेंथ एलिमेंट बनाओगे। लेंथ एलिमेंट है और ये y डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, ये z डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसको आप, जैसे ही आप x डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो x डायरेक्शन में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो मान लीजिए dx आगे बढ़े। ठीक है, तो उसके अलोंग जो लेंथ एलिमेंट होगा dl x क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, dx x कैप, क्योंकि आप लेंथ कितना आगे बढ़े हो, dx आगे बढ़े हो। ठीक है, अगर dl y वेक्टर कहो, dl y वेक्टर कहो तो dy x कैप आगे बढ़े हो, और dl z वेक्टर कहो तो dz z कैप आगे बढ़े। दिस इज ए सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर dx dy y कैप आगे बढ़े हो और यहाँ पर dz z कैप आगे बढ़ रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें एरिया एलिमेंट की। एरिया एलिमेंट की, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एरिया एलिमेंट।
तो एरिया एलिमेंट कैसे देखेंगे, जैसे अपन ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़े तो यहाँ कोई ना कोई प्लेन होगा आपके पास। कौन सा प्लेन होगा, मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ, देखना थोड़ा सा। एरिया एलिमेंट की बात करें तो जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ठीक है, एक्स केप आगे बढ़ा तो यहाँ पर कोई प्लेन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, कौन सा प्लेन होगा, एक्स के अलावा वाई जेड प्लेन होगा यहाँ पर, ठीक है, वाई जेड आपके पास प्लेन होगा। तो वाई जेड के ही आपके जो दो कोऑर्डिनेट हो गए मल्टीप्लाई कर कर, वाई जेड प्लेन के दो कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर कर आप लेंथ एरिया एलिमेंट रेडी कर सकते हो। क्या रेडी कर सकते हो, एरिया एलिमेंट रेडी कर सकते हो। एरिया एलिमेंट कैसे रेडी करोगे, जैसे आप डी एल डी ए क्या रेडी कर रहे हो, डी ए एक्स का एरिया रेडी कर रहे हो, तो डी एल वाई वैक्टर मल्टीप्लाई डी एल जेड वैक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, क्योंकि एरिया क्या है कि इस डायरेक्शन में एरिया कैसे निकालूंगा, इस डायरेक्शन में मैं डी एक्स वाई कैप आगे बढ़ा और इस डायरेक्शन में डी जेड जेड कैप आगे बढ़ा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ा तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एरिया निकल आएगा, ठीक है। दोनों को क्रॉस, पहले मैं इनका आंसर लिख देता हूं, तो डी वाई कैप मल्टीप्लाई डी जेड जेड कैप, तो दोनों कांस्टेंट राशि है, क्योंकि जो लेंथ है दोनों की कांस्टेंट राशि है, तो दोनों को बाहर निकाल लीजिए, डी वाई डी जेड, तो वाई मल्टीप्लाई जेड कैप। तो इसको कैसे निकालोगे, वही गोल्डन रूल है आपका, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, और किस डायरेक्शन में बढ़े हो, वाई और जेड में आगे चल रहे हो, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक्स कैप आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा डी वाई डी जेड एक्स कैप, जो किसका एरिया आ जाएगा, डी ए एक्स का एरिया आपके पास आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा था इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, तो डी ए एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई डी जेड एक्स कैप, ये आपका एरिया एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया एलिमेंट की बात करें तो देखोगे कि जो यहाँ पर क्रॉस लगाया तो एक्स वाई जेड को तीनों को एकदम क्लॉकवाइज में लिख दीजिए, ठीक है। तो वाई और जेड ऐसे चले, सीधी डायरेक्शन में चले, तो एक्स कैप डायरेक्ट आपके पास पुटअप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, डी ए वाई। तो डी ए वाई कैसे निकालोगे, तो वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ये आपके पास वाई डायरेक्शन हो गई, ये आपके पास एक्स, ये आपके पास जेड डायरेक्शन हो गई, और ये वाई हो गई और ये एक्स हो गई। तो एक्स डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूँ तो इसका यूनिट वेक्टर का प्रयोग करूँगा, मैं इसके यूनिट वेक्टर का प्रयोग करूँगा, तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन आपके पास हो जाएगा। एक्स वाई नहीं, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड जो ये प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। जो एलिमेंट जो आपके पास लेंथ एलिमेंट काम में आएंगे, डी एल एक्स और डी एल जेड आपके काम आएंगे लेंथ एलिमेंट, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जो वाई डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन को शो करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर वाई कैप अपन ने ले रखा है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट एलिमेंट है, इंक्रीमेंट एलिमेंट है, वाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इंक्रीमेंट एलिमेंट है। और किसका इंक्रीमेंट एलिमेंट है, डी एल एक्स और डी एल जेड, जो दोनों लेंथ है, दोनों लेंथ कहां पर है, किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है, उसका इंक्रीमेंट एलिमेंट यानी यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में वाई कैप है और वाई डायरेक्शन है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़े अपन डी, तो इसमें कौन से एलिमेंट काम में आएंगे, डी एल वाई नहीं, डी एल एक्स मल्टीप्लाई
डी एल जेड, इसका लेंथ एलिमेंट डी एक्स एक्स कैप मल्टीप्लाई डी जेड जेड कैप, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए डी एक्स डी जेड एक्स कैप और मल्टीप्लाई जेड कैप, और इसको आप एक्स वाई और जेड, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमने पर, जो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर ही अपने पास आ रहा है, तो ये इस पे विदाउट माइनस लगाकर वाई कैप अपन यूज ले लेंगे। ठीक है, तो वाई कैप इसमें यूज ले लेते हैं। चलो देखिए कैसे इसमें वाई कैप यूज लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स डी जेड वाई कैप, ये आपके पास हो गया डी ए वाई, ये आपके पास एरिया एलिमेंट 2 हो गया। एरिया एलिमेंट 3 देख लेते हैं। अगर ये आपके पास सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई डायरेक्शन होगी, जो एन कैप के बराबर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो वो प्लेन कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक्स है कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर 2 वाई बचा कोऑर्डिनेट में, तो एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होंगे। उसके लेंथ एलिमेंट कौन से होंगे, डी एल एक्स, और इसका लेंथ एलिमेंट डी एल वाई होगा, और इन दोनों के क्रॉस से अपने पास इसका जो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझे होंगे और इसको नोट कर रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है, तो देखोगे नेक्स्ट बात अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की, तो इसमें चर्चा करते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो देखोगे तो डी ए जेड, तो डी एल एक्स मल्टीप्लाई डी एल वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स कैप मल्टीप्लाई डी वाई वाई कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई और एक्स क्रॉस वाई कैप, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखें तो ये एक्स कैप, ये वाई कैप, और ये आपके पास जेड कैप, तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स और वाई आपके पास क्लॉकवाइज है, तो विदाउट माइनस जेड कैप आपके पास यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा आपके पास, जेड कैप। यूनिट वेक्टर तो हमेशा याद रखोगे, जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर तो ध्यान रखोगे, जो भी आपके पास एरिया एलिमेंट है, किस डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट किसका लिख रहे हो, जेड का लिख रहे हो, तो उसके अलोंग ही आपके पास यूनिट वेक्टर जेड कैप आएगा। ठीक है, परंतु जो प्लेन ले रहे हो उसके ही प्लेन लोगे तो उसके ही तो लेंथ एलिमेंट यूज लोगे, उसके लेंथ एलिमेंट यूज लेकर, 2 लेंथ एलिमेंट यूज लेकर एरिया क्रिएट करोगे, जब भी तो उसके एरिया क्रिएट करोगे। परंतु यूनिट वेक्टर यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो उसके इंक्रीमेंट को शो करे, तो इंक्रीमेंट को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो आप एरिया एलिमेंट ले रहे हो उसकी डायरेक्शन में ही आप जेड कैप यूज लोगे। ठीक है, तो देखोगे नेक्स्ट वॉल्यूम एलिमेंट, नेक्स्ट चर्चा करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। मैं देखता हूँ आपकी वीडियो चल रही है क्या। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट की चर्चा करते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन, कोई किसी का वॉल्यूम किससे कैसे शो करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से कैसे शो करते हैं, किसी का कैसे शो करते हैं, इसको वॉल्यूम वी डीवी। अगर v डायरेक्ट v से कहें तो अगर कोई भी 3 वेक्टर लेके यूज लें तो देखोगे 3 वेक्टर लेके कैसे यूज लेते हैं, v बराबर a डॉट
बी क्रॉस सी, इस तरीके से यूज लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। और डी वी लें तो लेंथ एक्स डायरेक्शन में डॉट लेंथ वाई डायरेक्शन में क्रॉस लेंथ जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी डी एक्स एक्स कैप, ये क्या आ जाएगी डी वाई वाई कैप मल्टीप्लाई डी जेड जेड कैप। ठीक है, और अगर लेंथ एलिमेंट की चर्चा करें तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब तीन लेंथ होंगी, जब भी तो वॉल्यूम क्रिएट होगा। 3D में वॉल्यूम 3D में वॉल्यूम क्रिएट होता है, एरिया 2D में क्रिएट होता है, लेंथ 1D में क्रिएट होती है। तो सबसे पहले डी एल एक्स क्या लिखते हैं अपन, डी एक्स एक्स कैप, डी एल वाई कैप क्या लिखते हैं हम, डी वाई वाई कैप, डी एल जेड क्या लिखते हैं अपन, डी जेड जेड कैप। ये अपन नोट करके चलते हैं, तो इन तीनों को लिख दीजिए। तो डी वी आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स कैप डॉट वाई कैप क्रॉस जेड कैप। तो एक्स वाई जेड को कैसे लिखोगे, एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, तो वाई जेड आ रहा है तो वाई ये जेड, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और क्लॉकवाइज इसके बाद में ये आ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्स कैप रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स कैप डॉट एक्स कैप, और आपके पास एक्स कैप डॉट एक्स कैप क्या आता है, 1 आता है। और आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ चुका है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्या अपन ने स्थिति क्रिएट की है। तो मैं एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो उसका यूनिट वेक्टर एक्स कैप यूज लूँगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो उसका इंक्रीमेंट के तौर पर मैं वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो वाई कैप उसका यूनिट वेक्टर यूज लूँगा। तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो जेड कैप इसका यूनिट वेक्टर यूज लूँगा। ये जेड डायरेक्शन आपका हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो कितना आगे बढ़ा, मान लीजिए डी एल एक्स कितना बढ़ा, डी एक्स एक्स कैप आगे बढ़ा। इस डायरेक्शन में डी वाई वाई कैप आगे बढ़ा। इस डायरेक्शन में डी जेड जेड कैप आगे बढ़ा। इससे हमने, ये तो लेंथ एलिमेंट हो गए, इससे हमने दो लेंथ को यूज़ लेकर, दो प्लेन की लेंथ को यूज़ लेकर, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसकी दोनों लेंथ को यूज़ लेकर एरिया बनाया, और एरिया किसके अलोंग हो गया, वाई कैप के अलोंग हो गया। मतलब यूनिट वेक्टर जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो आपके पास डी एल एक्स का इंक्रीमेंट हुआ है, डी एक्स का इंक्रीमेंट हुआ है, डी वाई का इंक्रीमेंट हुआ है, वैसे डी जेड का इंक्रीमेंट हुआ है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जेड कैप है। जेड कैप की डायरेक्शन में आपका ये कौन सा एरिया एलिमेंट आ जाएगा, इसका डी ए जेड एरिया एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, डी ए जेड एरिया एलिमेंट किसका आ जाएगा, डी एक्स डी वाई और जेड कैप। आपके पास एरिया एलिमेंट इस तरीके से आ जाएगा। यूनिट हमेशा याद रखोगे, जो एरिया एलिमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जेड कैप होता है, इसलिए हम इसका यूज लेते हैं। और वॉल्यूम एलिमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तीन जो लेंथ की जरूरत पड़ती है, किस में जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम में जरूरत पड़ती है, तीनों को लिख दिया आपने। वाई और जेड कैप एक ही डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्स कैप एक्स कैप एक्स कैप 1, तो वॉल्यूम आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा अपना, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड का था, और अगला अपन टॉपिक रखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।